गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 16 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस भारतीय को व्हीटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा नुक्लू फॉर्म को। और याद रखना, ये जो व्हीटली अवार्ड है इसे ही ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में यह दिया जाता है और अभी इस अवार्ड से नुक्लू फॉर्म को सम्मानित किया गया, जो कहां से हैं ये नागालैंड से हैं। और इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय भी हैं ये नुक्लू फॉर्म। और ये जो अवार्ड है ये व्हीटली फंड फॉर नेचर के द्वारा हर साल दिया जाता है। और नुक्लू फॉर्म को क्यों मिला ये अवार्ड, तो अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। आप फोटो में देखिए, ये जो पक्षी आप देख रहे हो इसे कहते हैं अमूर फाल्कन। ये चाइना और साइबेरिया का जो आसपास का क्षेत्र है वहां से उड़कर साउथ अफ्रीका तक जाते हैं और इसी बीच में नागालैंड होकर ये जाते हैं। और हाँ, आपको एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको बताऊं। पूछा गया था किसे अमूर फाल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो आंसर होगा नागालैंड को ही। और इसी के संरक्षण के लिए 2021 का व्हीटली अवार्ड दिया गया किसे, नुक्लू फॉर्म को। और नुक्लू फॉर्म ये नागालैंड से है और इन्हें अमूर फाल्कन मेन ऑफ नागालैंड भी कहा जाता है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और सुष्मिता लेंका पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण प्रवर्तन यानी कि एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड जीता था इन्होंने। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मलेरकोटला ये किस राज्य का 23वां नया जिला बना है, तो आंसर होगा पंजाब का। तो अभी अब पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने ईद के मौके पर यानी कि अभी 14 मई को मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। मलेरकोटला ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है और इसे संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है। तो याद रखना, पंजाब का ये 23वें नंबर का जिला बना है, मलेरकोटला इसका नाम है। आपको याद होगा तमिलनाडु का भी 38वां जिला बना था, मयिलादुथुरई। और बांग्लादेश का 31वां जिला बना था, विजयनगर। अब यहाँ पे पंजाब की बात है तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री हो गए कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। बाकी अभी आपको याद होगा पंजाब सरकार ने जो आशीर्वाद योजना है उसमें जो सहायता राशि दी जाती है वो 21,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिए। इसमें होता क्या क्या है, गरीब परिवार की बेटी की शादी में सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन भी लॉन्च किया था, लाल लकीर मिशन भी शुरू किया था। उसके अलावा डीजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया, ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया, एक बसेरा योजना भी यहाँ पे शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न से सिंपल सा आपको याद रखना है, अभी पंजाब का 23वें नंबर का नया जिला बन गया, क्या नाम है, मलेरकोटला। किससे अलग होकर के, संगरूर जिले से अलग होकर के। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में फॉर्च्यून के द्वारा जारी 2021 के दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची में टॉप पे कौन है, तो आंसर होगा जैसिंडा अर्डन। तो अभी फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डन वे टॉप पे हैं। और ये इस तरह से इस लिस्ट का 8वां संस्करण है। तो इस लिस्ट में उन नेताओं या जाने माने या फिर अन्य लोगों को शामिल किया गया है जो इतने परिचित तो नहीं है लेकिन कोविड-19 महामारी में अभूतपूर्व समय के बीच कुछ अलग करने का उन्होंने प्रयास किया। अच्छा, इस लिस्ट में भारत से भी कोई है क्या? हाँ, है ना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ये टॉप 10 में एकमात्र भारतीय हैं। और कौन से नंबर की रैंक मिली है इनको या कौन से पोजीशन पे है? 10th पोजीशन पे ये है। पहले नंबर पे है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन। सेकेंड नंबर पे mRNA पायोनियर्स हैं। थर्ड नंबर पे रखा है पेपाल के सीईओ डैन शुलमैन को। और 10th नंबर पे अदार पूनावाला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ। तो इनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में टाइम्स ग्रुप के चेयरपर्सन का निधन हो गया। नाम क्या है उनका? उनका नाम है इंदु जैन। तो अभी टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। इंदु जैन ये भारत के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप बेनेट
कॉलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसे टाइम्स ग्रुप के रूप में जाना जाता है, उसकी अध्यक्ष थी, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य बड़े समाचार पत्र शामिल हैं। और आपको बता दूं, ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापक अध्यक्ष भी रही थी इंदु जैन, जिनका भी निधन हो गया। बाकी रमेश पवार आप जानते हो, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बन गए। अरुण कुमार सिंह अभी बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने। और गीता मित्तल अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। तो इस प्रश्न से इंदु जैन का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मई को। तो याद रखना, हर साल 16 मई को नेशनल डेंगू डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों में डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाना। और डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है डेंगू। देखो, 16 मई को एक तो ये हो गया राष्ट्रीय डेंगू दिवस। उसके अलावा 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में भी मनाया जाता है। और एक राज्य का स्थापना दिवस भी होता है वैसे 16 मई को। बता सकते हो किस राज्य की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं सिक्किम की। अब देखो, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया। और जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है, हर बार उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को एक बार मैं आपको रिवीजन करवाता हूं। तो एक बार फिर हम रिवीजन करते हैं। आपको याद है तो साथ साथ बोलना। देखो, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया, 2 मई को ही वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया था, जो कि मई के पहले रविवार को होता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आया, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे आया, 4 मई को ही कोल माइनर्स डे मनाया। और इस बार हमने 4 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया, जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है। उसके बाद 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स मनाया, 5 मई को ही वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया, और 5 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। फिर 6 मई आया, इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया। अभी 7 मई को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 61वां स्थापना दिवस भी मनाया था, ये भी आप ध्यान रख लो। 8 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया, क्योंकि साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, ऐसे याद रखो। और 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाएगा। उसके अलावा 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे हो गया, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे हो गया, और 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया। तो मई में सारे इंपॉर्टेंट डे अभी तक हम मना चुके हैं, तो इनको आपको याद रखना है। हर बार मैं तो आपको रिवीजन करवाता ही हूं, लेकिन आपको ये याद होने चाहिए। अच्छा, फिर अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक 2021 रिपोर्ट में भारत का सबसे जोखिम भरा शहर कौन सा बताया गया? तो आंसर होगा दिल्ली। और इस रिपोर्ट का नाम है एनवायरमेंटल रिस्क आउटलुक रिपोर्ट 2021। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि पूरे विश्व में जहां पर भी पर्यावरण का रिस्क सबसे ज्यादा है, ऐसे 100 शहरों में से 99 तो केवल एशिया में ही है, और जिसमें भी 43 तो आपको केवल इंडिया में ही मिल जाएंगे। तो पर्यावरण का रिस्क यानी कि जोखिम, मतलब जहां पे पर्यावरण प्रदूषण सबसे ज्यादा है, प्राकृतिक आपदा की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, ऐसे 100 शहरों की सूची बनाई गई। तो पहले स्थान पे है इंडोनेशिया का जकार्ता, सेकंड नंबर पे आता है दिल्ली, थर्ड नंबर पे आता है चेन्नई। और भारत की बात हो रही है पर्टिकुलर, तो भारत में तो दिल्ली आता है नंबर 1 पे, और पूरे विश्व में दिल्ली दूसरे नंबर पे आता है। अच्छा, अभी मैंने क्या कहा? इस लिस्ट में पूरे विश्व में जहां पे पर्यावरण का रिस्क सबसे ज्यादा है, ऐसे 100 सिटीज, 100 शहरों की सूची बनाई गई, जिसमें से 99 तो केवल एशिया में है। अब 99 एशिया में है, तो वो एक शहर जो एशिया में नहीं है वो कौन सा है? पेरू के कैपिटल लीमा। और बात की जाएगी कि सबसे सुरक्षित कौन सा है, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड। ग्लासगो आप जानते हो ना, इस साल कोप 26 ये आपकी ग्लासगो में ही होगा। अच्छा, ये जो हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसने रिपोर्ट का नाम है एनवायरमेंटल रिस्क आउटलुक रिपोर्ट 2021, इसको किसने रिलीज किया? तो वेरिस्क मैपल क्राफ्ट ने। तो आपको उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा केपी शर्मा ओली। एक्चुअली में अभी 10 मई को नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, वे प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे, तो उन्हें प्रधानमंत्री के पद से स्वतः ही मुक्त कर दिया गया था। पर दी गई सीमा में जब विपक्षी दल भी बहुमत हासिल नहीं कर पाया, तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने केपी शर्मा ओली को फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया, और इस तरह से ओपी शर्मा ओली
नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तो अब अगले 30 दिनों में केपी ओली को बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। बाकी एडवर्ड हैगर आप जानते हो स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। वोजोसा उस्मानी कोसोवो की दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी और गुइलेर्मो लासो इक्वेडोर के नए प्रेसिडेंट बने। अब बात तो यहाँ नेपाल की है, तो आप देखिए मैप में ये रहा नेपाल। देखो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और काठमांडू में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा सार्क का। करेंसी नेपाली रुपया है। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री अभी फिर से बन गए केपी शर्मा ओली। अभी कुछ समय पहले नेपाल की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने महात्मा गांधी जी पर एक बुक भी जारी की थी जिसका नाम था मेले बुजेको गांधी, यानी कि गांधी एज आई अंडरस्टूड। अच्छा, नेपाल भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा बनाता है? तो 5। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ में। और नेपाल के साथ हम कौन से एक्सरसाइज करते हैं? सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज करते हैं। और भारत और नेपाल के बीच में किस नदी को लेकर विवाद हुआ था? केपी शर्मा ओली के समय हुआ था वो। काला पानी विवाद उसे कहते हैं। और ये कौन सी नदी को लेकर हुआ था? काली नदी को लेकर के। इस नदी को भारत में शारदा नदी कहते हैं। और माउंट अन्नपूर्णा ये आपको नेपाल में ही मिलेगा। अभी ये न्यूज में था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कौन? प्रियंका मोहिते। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी 11 और 12 मई को पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक यानी कि ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप समिट की मेजबानी किस देश ने की? तो आंसर होगा भारत ने। तो ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक थी ये, जो हुई थी अभी कहां पे? भारत में। भारत में सुषमा स्वराज भवन में हुई थी ये। सुषमा स्वराज भवन आपको याद होगा। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया था, जो कि दिल्ली में है। और भारत में इसकी अध्यक्षता किसने की? हमारे श्रम और रोजगार मंत्रालय के जो सचिव हैं अपूर्व चंद्रा, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। और इस बैठक में श्रम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई, श्रम का समय बढ़ाने पर बात की गई और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाए। तो ये सारे मुख्य बिंदु थे जो चर्चा का विषय रहे। देखो, ब्रिक्स की बात है तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश हो गए? ब्रिक्स मतलब क्या हो गया? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ था, कब जुड़ा था? 2010 में। ब्रिक्स की पहली बैठक हुई थी 2009 में, रशिया में हुई थी वो। और इसकी जो 2021 में जो बैठक होगी ये कहाँ पे होगी? ये होगी भारत में। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में WHO ने किस देश के कोरोना वायरस संक्रमण को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में पाए जाने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट को वैश्विक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है। और इस वेरिएंट को B.1.617 नाम दिया गया है। WHO के अनुसार ये वेरिएंट पहले से ही 30 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और इस वेरिएंट को डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है। तो ये जो B.1.617 वेरिएंट है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्गीकृत कोरोना वायरस का चौथा वेरिएंट है। देखिए, आपको बता दूं, जो ये वायरस होता है ये खुद को चेंज करके एक नया या एक से ज्यादा वेरिएंट बनाता है। एक्चुअली में वायरस खुद को बदलते हैं ताकि वह इंसानों के साथ रह सके। यहाँ पे WHO की बात हुई है तो इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। यही कारण है हम हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड पुलिस ने लोगों को कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला नाम से एक अभियान शुरू किया है। अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी और उड़ीसा जो है ये मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शुरू करने वाला है। अभी मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को भी शुरू किया था। अब यहाँ पे बात उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की आपको 2 कैपिटल मिल जाएगी। जो देहरादून है वो इसकी विंटर कैपिटल है और ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल इसकी नई बनी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री भी नए बन गए वैसे तो, तीरथ सिंह रावत इनका नाम है और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम भी याद रखो, राघवेंद्र सिंह चौहान नाम है, नए बने हैं।
याद रखना, भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। अभी घरों की पहचान चेली का नाम योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। उसके अलावा उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भी उद्घाटन किया गया और महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। यहाँ पे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी नाम है उनका, और मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया उत्तराखंड ने। यहीं पे ही घाट पेयजल योजना भी शुरू की गई थी और भारत का पहला पॉलिनेटर ये पार्क बनेगा कहाँ पे, उत्तराखंड में। उसके अलावा भारत का पहला मोस गार्डन ये विकसित किया गया नैनीताल जिले में। देखो यहीं पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और भारत का पहला लाइकिन पार्क ये बना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। यहीं पे आपको टिहरी डैम भी मिलेगा जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य ये भी आपका उत्तराखंड ही है, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने डीजी गोल्ड नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड को लॉन्च किया है, और इसके लिए डिजिटल गोल्ड प्रदाता सेफ गोल्ड के साथ भी समझौता किया। तो अब एयरटेल पेमेंट बैंक के जो सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं वो एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन का उपयोग करके 24 कैरेट सोने में निवेश कर सकते हैं, और अपने परिवार और दोस्तों को भी ये डीजी गोल्ड उपहार में दे सकते हैं जिनका एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट होगा। अभी वैसे आपको याद होगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, अभी इसने आई चूज माई नंबर नाम से एक सुविधा शुरू की थी जिसमें आप अपने सेविंग अकाउंट के जो लास्ट डिजिट होते हैं, लास्ट 10 डिजिट होते हैं, उनको खुद से चूज कर पाओ। आईसीआईसीआई बैंक अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया, और एचडीएफसी बैंक अभी स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम को शुरू किया था। एयरटेल पेमेंट बैंक जिसकी शुरुआत हुई थी 2017 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और इसके एमडी सीईओ है अनुव्रत विश्वास। और अभी याद होगा आपको आरबीआई ने क्या कहा था कि जितने भी पेमेंट बैंक है ना, उनमें जो जमा राशि है वो पहले लिमिट थी 1 लाख की, अभी उस लिमिट को 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिया, और इस चीज को लागू करने वाला पहला पेमेंट बैंक बन गया आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में सीबीआई के पूर्व अधिकारी का निधन हो गया, क्या नाम था उनका? के राघुथमन। तो अभी सीबीआई के पूर्व अधिकारी के राघुथमन का निधन हो गया। ये राजीव गांधी हत्याकांड के विशेष जांच दल के मुख्य जांच अधिकारी थे, के राघुथमन। और इनकी कुछ फेमस बुक्स भी हैं जिसको इन्होंने लिखा है, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी, और एक थी 3rd डिग्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट, क्राइम एंड द क्रिमिनल। अच्छा, सीबीआई ये भी कुछ दिन पहले भी न्यूज में था, क्योंकि सीबीआई के पूर्व प्रमुख रंजीत सिन्हा का भी निधन हो गया था, तब भी हमने सीबीआई के बारे में पढ़ा था। तो सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सिन्हा है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, प्लीज अगर सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना है, और अपने दोस्तों के साथ में अपने फ्रेंड्स ग्रुप पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, जो भी फेसबुक ग्रुप हो गया, जहां भी आपके लिए शेयर करना पॉसिबल हो, प्लीज एक बार शेयर जरूर करना।